एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन के बाद बनने वाले सब्सटेंसेस को सॉल्ट कहते हैं। एसिड्स एसिडिक होते हैं और बेसिस बेसिक होते हैं। लेकिन सॉल्ट्स क्या होते हैं? क्या ये न्यूट्रल होते हैं? नहीं, सभी सॉल्ट्स का पीएच 7 नहीं होता। सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट्स का पीएच 7 होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं और इनका पीएच 7 होता है। हम सॉल्ट्स की इन 3 कैटेगरीज को कैसे समझेंगे? असल में बहुत ही आसान है। हमें पता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके हमें सॉल्ट देते हैं। हमें यह भी पता है कि एसिड्स में कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक एसिड्स होते हैं और बेसिस में कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करके हमें न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये रिएक्ट करके हमें सोडियम क्लोराइड देते हैं जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हमें सोडियम सल्फेट देता है। यह भी एक न्यूट्रल सॉल्ट है। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा जिसका पीएच 7 से कम है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है जो एक एसिडिक सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ वीक बेस की स्ट्रेंथ को दबा देती है और हमें ऐसा सॉल्ट मिलता है जो एसिडिक होता है। जी हां, बेस एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता और इसलिए बनने वाला सॉल्ट एसिडिक होता है। और इस जानकारी से आप यह बता सकते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा। बिल्कुल सही, इससे हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। जब कार्बोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। इस केस में एसिड बेस को पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता जिससे हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है। और जब समान स्ट्रेंथ के एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करके हमें न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं। तो जल्दी से समराइज कर लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच लगभग 7 के बराबर होता है। एसिडिक सॉल्ट का पीएच 7 से कम होता है और बेसिक सॉल्ट का पीएच 7 से ज्यादा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराने से हमें क्या मिलेगा? अब तक आपको पता चल ही गया होगा। हाँ, हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। सोडियम क्लोराइड हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाला नमक है। इसे कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कहते हैं। यह एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है और इसका पीएच लगभग 7 के बराबर होता है। इस नमक का इस्तेमाल केवल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कई और केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने में भी किया जाता है। जी हां, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में किया जाता है जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो यह डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। सोडियम क्लोराइड के इस एक्वियस सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन के इस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट्स के रूप में एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है। हाइड्रोजन गैस के अलावा यहां हमें क्लोरीन और एल्कलाई भी बनते हुए दिखते हैं, इसीलिए इसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। क्या आपको इस प्रोसेस की एक खासियत पता है? इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मिलने वाले ये तीनों प्रोडक्ट्स काफी यूजफुल होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को फ्यूल और वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेडिंग और कुकिंग में इस्तेमाल होने वाला मार्जरीन, जो कि इमिटेशन बटर स्प्रेड होता है, इसे बनाने में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में नेचुरल ऑयल से हाइड्रोजन पास करा के इसे हाइड्रोजनेट किया जाता है। क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। यह एक डिसइंफेक्टेंट है और इसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया और वायरस को मारने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराने पर
हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये ड्राई स्लेक ग्लाइम होता है। जब हम इसमें से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल काफी जगह किया जाता है। पीने के पानी को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह पानी को कीटाणुओं से मुक्त कर देता है। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। काफी केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कॉटन को ब्लीच करने में किया जाता है। यहां ब्लीच का क्या मतलब है? किसी मटेरियल को व्हाइट या उसका रंग हल्का करने को ब्लीच कहते हैं। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस देखा। इस प्रोसेस में बनने वाले तीनों प्रोडक्ट्स काफी यूजफुल होते हैं। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके एक और जरूरी प्रोडक्ट बेकिंग सोडा बनाया जा सकता है। यह हमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ ब्राइन का रिएक्शन कराने पर मिलता है। क्या आपको याद है कि ब्राइन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। इस रिएक्शन से हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा के कुछ और भी नाम हैं, जैसे ब्रेड सोडा और कुकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म किया जाता है तो यह डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो बैटर को मुलायम और खस्ता बनाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है। आमतौर पर बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट बनता है। सोडियम टार्ट्रेट की महक और स्वाद दोनों ही अच्छे लगते हैं। इससे केक और दूसरी कई खाने की चीजें स्वादिष्ट लगती हैं। बेकिंग सोडा एंटासिड्स में भी पाया जाता है। क्योंकि यह अल्कलाइन होता है तो यह पेट में मौजूद जरूरत से ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और पेट को आराम पहुंचाता है। बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी किया जाता है। आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देना होता है। आग बुझाने का दूसरा तरीका यह है कि आग में ऐसी गैस का इस्तेमाल करना जिससे कंबस्शन नहीं होती, मतलब जो आग को बढ़ावा नहीं देता। और इसका एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होता है और इससे कंबस्शन नहीं होती। यह आग को बुझा देती है। जब बेकिंग सोडा को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इस सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इससे आसपास की हवा में ऑक्सीजन कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। सोडियम क्लोराइड से एक और केमिकल मिलता है जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। यह एक बेसिक सॉल्ट होता है। वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो सूखा होता है और इसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इससे हमें वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के रीहाइड्रेशन से वॉशिंग सोडा बनता है। वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा की तरह वॉशिंग सोडा के भी काफी यूजेस होते हैं। इसका इस्तेमाल ग्लास, साबुन और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में भी किया जाता है। इसका एक खास इस्तेमाल और होता है और वो है पानी की परमानेंट हार्डनेस को हटाना। ये कि सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स असल में सूखे होते हैं या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें बस एक बर्नर, एक टेस्ट ट्यूब और एक ट्यूब होल्डर चाहिए होगा। हमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स भी चाहिए होंगे। इससे पहले कि हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करें, क्या आप बता सकते हैं कि इन क्रिस्टल्स का कलर क्या है? बिल्कुल सही, ये ब्लू है। क्रिस्टल्स देखने में सूखे लग रहे हैं, है ना? लेकिन क्या ये सचमुच में सूखे हैं? चलिए देखते हैं। इन क्रिस्टल्स को इस सूखे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और इसे गर्म करते हैं। कुछ देर बाद इसमें क्या बदला? आपने देखा कि क्रिस्टल्स का कलर ग्रेइश व्हाइट हो गया है।
इसके अलावा टेस्ट ट्यूब पर वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स खो देता है और इसलिए इसका कलर ग्रेइश व्हाइट हो जाता है। जब ये सूखा होता है तो इसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं। और अगर हम इसे दोबारा पानी में मिला दें तो क्या होगा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में पानी मिलाने पर यह फिर से ब्लू हो जाता है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला CuSO4.5H2O होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इस पानी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में फिक्स नंबर में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और गर्म करने पर यह वाटर मॉलिक्यूल्स खो देता है। इसका एक और एग्जाम्पल फेरस सल्फेट है। इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। एक तरह का सॉल्ट और है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसे जिप्सम कहते हैं। यह कैल्शियम का हाइड्रेटेड सॉल्ट है और इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स खोकर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। क्या आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा। इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मूर्तियां बनाने में और खूबसूरत फॉल सीलिंग बनाने में भी किया जाता है। इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और इसका केमिकल फॉर्मूला ये है। पानी मिलाने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से जिप्सम बन जाता है। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि यहां आधा मॉलिक्यूल कैसे आ गया? क्या आधा मॉलिक्यूल हो सकता है? ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कैल्शियम सल्फेट के 2 फॉर्मूला यूनिट्स एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं। आपको क्या लगता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्या इसका फ्रांस के शहर पेरिस से कुछ लेना देना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत साल पहले बनाया गया था और तब से इसका इस्तेमाल एंशिएंट इजिप्शियंस और रोमन सिविलाइजेशन में होता आ रहा है। हालांकि 17th सेंचुरी तक इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बाद में इसका इस्तेमाल पेरिस के लगभग सभी कंस्ट्रक्शन में किया गया। 1666 में लंदन में एक आग लगी जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। इसके बाद फ्रांस के राजा ने आदेश दिया कि लकड़ी की जितनी भी दीवारें सबको प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर कर दिया जाए ताकि आग से बचा जा सके। इसी वजह से पेरिस के आसपास काफी तादाद में मौजूद जिप्सम की माइनिंग शुरू हो गई और इस तरह 18th सेंचुरी के दौरान पेरिस शहर प्लास्टर का प्रोडक्शन हब बन गया। तब से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हम इनके बारे में क्या जानते हैं। एसिड वर्ड काफी डरावना है ना? ये वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस से आया है जिसका मतलब खट्टा होता है। हाँ, ज्यादातर एसिड्स खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नींबू में एसिड होता है और आपको तो पता ही होगा कि नींबू का टेस्ट कैसा होता है। और हमने ये भी देखा कि एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इनकी अकरेंस के आधार पर इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, नेचुरल एसिड्स नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं। इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। सिट्रिक एसिड, जो कि हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड है। जबकि मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो मिनरल से बनाए जाते हैं। इन्हें मैन मेड एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है। बेसिस क्या होते हैं? आप इन्हें एसिड्स का ऑपोजिट मान सकते हैं। ये टेस्ट में कड़वे होते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। सोडियम कार्बोनेट और लाइम बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर सॉल्ट्स क्या होते हैं? क्या घर में यूज होने वाला नमक सॉल्ट होता है?
एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं? ये एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं? कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस, ये पता करने का क्या कोई और तरीका भी है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें आने वाली वीडियोस में मिलेंगे।